नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट में। और उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और पीछे के 2 वीडियो आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे। तो जहाँ तक बात करते हैं, आज हम लोग एक सीरीज चल रहा है भारत के भूगोल का, और कल से भारत के इतिहास का भी एक सीरीज हम लोग लेकर के आएंगे। देखिए, कहा जाता है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और एक बहुत अच्छी लाइन मुझे याद आती है। अभी कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र रेलवे के निजीकरण को लेकर के भी काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी जो है हतोत्साहित हैं, उनका मनोबल टूट सा गया है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, हो तो ये गलत ही रहा है, लेकिन आपके बस में ये नहीं है कि आप टूट हार कर बैठ जाएं। निरंतर प्रयास आपको करते रहना चाहिए कहीं और, क्योंकि बहुत पुरानी कहावत है कि उन टूटे हुए तारों से पूछो कभी अंबर शोक मनाता है। तो क्या हुआ अगर रेलवे नहीं है तो कहीं और जाएंगे हम, लेकिन जिस लक्ष्य के प्रति हम घर से निकले हैं, उसकी प्रण लेकर के आए हैं, तो उसे हम ग्रहण करके ही रहेंगे। उस पे विजय हासिल करना ही हमारा कर्तव्य होगा। मित्रों, मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप टूटेंगे नहीं, क्योंकि ये सरकार की एक बहुत बड़ी साजिश और चाल हो सकती है युवाओं को तोड़ने का, कि युवा अपने मांग से विचलित हो जाएं। तो नहीं, हमें डटे रहना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, चाहे उसके लिए कितनी ही कम वैकेंसियाँ क्यों ना है। लगे रहिए, जमे रहिए और लक्ष्य को प्राप्त करिए, यही उम्मीद करते हैं आपसे। कोरोना एक वैश्विक महामारी में सभी छात्रों की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बाधित हो गई है, इसलिए हम लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाने का निर्णय लिया है। और कुछ छात्र जो पैड वीडियो को लेकर के भी हम लोग आ रहे हैं काशी गौरव इंस्टीट्यूट पर। जो अपना ऐप है गूगल प्ले स्टोर में, काशी गौरव का एक ऐप है, उस पर पैड वीडियो आपको और मटेरियल भी इशूज़ कराई जा रही हैं। तो आप ऐप के तहत भी जुड़ सकते हैं हमसे। आप गूगल प्ले स्टोर में KGI सर्च करेंगे तो आपको अपना ऐप मिल जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी की 2 सीरीज हमने पढ़ी थी। तो देखिए, भारत के भूगोल की चर्चा अगर हम करेंगे तो भारत को भूगोल के पूरे अध्ययन को करने के लिए मुख्यतः इंडियन ज्योग्राफी को जो बांटा जा सकता है वो 4 भागों में बांट देते हैं हम लोग। पहला, उत्तर भारत की पर्वत, उत्तर भारत की पर्वत। सेकंड में जो हमारी है, या इसी को हम लोग हिमालय कह सकते हैं, इसी को हम लोग हिमालय के नाम से जान सकते हैं, इसी को हम लोग हिमालय के नाम से जान सकते हैं। हिमालय के बाद आता है उत्तर भारत का मैदान। उत्तर भारत के मैदान के बाद तीसरा आता है प्रायद्वीपीय भारत, और चौथा जो महत्वपूर्ण है, समुद्री या द्वीप याद रहेगा। तो हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। इसमें हमने आपको पढ़ा दिया था ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को पढ़ने की बारी है हमारी। तो देखिए, इसको लेकर के हम लोग चलेंगे। उत्तरी भारत के विशाल मैदान को लेकर के अध्ययन करेंगे, याद रहेगा आप सभी को। देखिए, चर्चा करते उत्तरी भारत के विशाल मैदान का।
तो हम पाएंगे कि जो इंडियन ज्योग्राफी है, जो भारत है, दिख रहा है मित्रों? देखिए ध्यान से, तो ये जो इंडिया है, इसमें आप पाएंगे कि ये वाला पार्ट, ये पूरे इंडिया का ये रीजन ये वाला पार्ट ऐसा, तो ये जो है हिमालय, कुछ नदियाँ यहाँ से निकलती हैं और ये इन्हें काट कर इधर लेके आती हैं। कुछ नदियाँ यहाँ से निकल कर के ऐसे लेकर के आती हैं और ये सारी इसमें मिल जाती हैं। बस इतना समझिए, आगे मैं बताऊंगा। और कुछ नदियाँ यहाँ से लेकर के आती हैं ऐसे ऐसे, और कुछ नदियाँ ऐसे आती हैं। तो जब ये नदियाँ पर्वतों को काट कर आती हैं तो इनके द्वारा बहुत सारे गाद और मलबा को लाया जाता है, और इसका ढाल जो है, इस साइड का ढाल पश्चिम है और जबकि यहाँ से इधर का ढाल किधर है, पूर्व है। तो पूर्व में कुछ नदियाँ बहती हैं, कुछ नदियाँ पश्चिम में बहती हैं, और इनके बहाव के कारण बहुत सारे गाद और मलबा लेकर के आया जाता है। तो यह गाद और मलबा को कहाँ भेजेंगी? मान लीजिए आप अब ध्यान से समझिए, ये ऐसे है और यहाँ एक बहुत बड़ा चट्टानी है, तो पानी के धारा की वजह से ये चट्टान कटेगा, इस ढाल पर तो तेज़ी से जाएगा, लेकिन जैसे ही ये ढाल ख़त्म होगा और मैदान समतल होगा, यह नदी अपने गाद और मलबे को उन जगहों पर छोड़ेंगी जहाँ क्या है, समतल भूमि है। तो नदी के द्वारा समतल भूभाग पर क्या किया गया, गाद और मलबा को ले जा करके छोड़ा जाने लगा। छोड़े जाने के कारण विगत कई सौ वर्षों के कारण क्या हुआ कि कई सौ वर्षों के कारण यह एक मैदान का बहुत बड़ा बृहद मैदान का रूप ले लेता है, और यह मैदान पूरे उत्तर भारत में लगभग ये पूरे राजस्थान से लेकर के यहाँ तक, ये है उत्तर का मैदान। और यह जो उत्तर का मैदान है मित्रों, यह मैदान मुख्य रूप से कुछ नदियों द्वारा बनाई गई है, जो यहाँ से पूरा यहाँ तक है। ये पूरा उत्तर का मैदान माना जाता है, और उत्तर के मैदान की जो लंबाई है वह है 2400 किलोमीटर। अब इस उत्तर के मैदान की लंबाई 2400 किलोमीटर है, जो सबसे ज़्यादा चौड़ा पश्चिम में है और सबसे पतला उत्तर में है, पूरब में है। पूरब में पर्वतों की जो ढाल है वो काफ़ी अधिक होने के कारण नदियाँ तेज़ी से निकलती हैं और गुम्फित मार्ग का निर्माण करती हैं, और इसलिए गुम्फित झीलें बन जाती हैं। और सबसे ज़्यादा तेज़ी से गुम्फित मार्ग का निर्माण करने वाली नदी ब्रह्मपुत्र है। ये VVI क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा गुम्फित मार्ग का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। गुम्फित मार्ग का मतलब होता है एकदम पतला सा रास्ता में, संकीर्ण रास्ते में तेज़ी से घुस जाती है, और इधर से ये तेज़ी से आती है। और ये रहा आपका असम का मैदान, जो कुछ इस प्रकार का है। और असम में जैसे ही ये बराबर समतल पर पहुंचती है, ब्रह्मपुत्र नदी का पानी पूरे असम में फैल जाता है, और इसीलिए असम में बाढ़ आ जाते हैं। सबसे चौड़ा जो है मैदान उत्तरी भारत का, वो राजस्थान का है, लगभग 500 किलोमीटर। याद रह गया तब। अब अध्ययन के लिए इन उत्तरी भारत के मैदान में कुछ विशेष प्रकार का मैदान बनते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये समझ में आपको आ गया होगा। मैं आगे चलता हूँ।
तो देखिए, उत्तरी भारत के मैदान को नदियों के द्वारा लाए गए कंकड़ या लाए गए गाद के आधार पर मुख्य रूप से 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। 5 भागों में कैसे बांटा गया है और क्या क्या इसकी प्रक्रिया है, प्रश्न कैसे बनेंगे, इसकी चर्चा हम लोग अभी करेंगे। तो 5 भागों में कैसे कैसे बांटा गया है, देखिए, मान लीजिए यह एक पर्वत है जिससे होकर के नदी निकलती है। तो पर्वत अचानक तो ऐसा नहीं रहा होगा, ऐसा चलेगा, ऐसा नदी बहाव होगा। तो जो ऊपरी भाग है, जैसे आप हिमाचल प्रदेश में चले जाएंगे, उत्तराखंड में चले जाएंगे, जम्मू कश्मीर में चले जाएंगे, तो आप पाएंगे कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर के बीच से नदी का जल बहता है। अगर आप बिहार में सासाराम में जाएंगे तो ऊपर की ओर जब आप जाएंगे माझर कुंड में ऊपर, तो देखेंगे कि पानी पत्थर के अंदर से जा रहा है। तो नदियाँ क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, घुस जाती है अंदर की ओर, पता ही नहीं चलता कि नदियाँ कहाँ से बह रही है। तो इस आधार पर इस मैदान को भाबर का मैदान कहा जाता है। भाबर का मैदान कैसा होगा, क्वेश्चन आया है एसएससी और बीपीएससी डायरेक्ट पूछा गया है। भाबर का मैदान कंकड़ और पत्थर वाला। भाबर का मैदान कैसा होगा, कंकड़ और पत्थर वाला होगा। और सभी नदियाँ जब वो शुरू से पर्वतों से निकलती हैं तो वो जिस मैदान का निर्माण करती हैं उस मैदान को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं। किस नाम से? भाबर के मैदान के नाम से जानते हैं। अब बाबू, जैसे ही ये नदियाँ नीचे आती है तो क्या होता है, चिकना मिट्टी निर्माण कर देती है, चिकनी मिट्टी का निर्माण कर देती है। और इस प्रकार इस क्षेत्र में जो चिकनी मिट्टी का निर्माण होता है यह कुछ इस प्रकार से होता है। और इस मैदान को हम लोग बोलते हैं तराई। जब आप किसी भी पर्वत के नीचे पाद में जाएंगे तो आपको खूब बलुई मिट्टी मिलेगी। पाद में जो बलुई मिट्टी मिल रही है उस बलुई मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, तराई। और तराई में क्या होता है, मोटे किस्म के अनाजों की कृषि होगी, दलहन की कृषि होगी, है ना, फल, दलहन, की कृषि काफ़ी अच्छी होगी। जब यह तराई से आगे बढ़ता है तो नदी फैलती है। अब इसके जो बहाव है वो धीमा होते जाता है, तो वो किनारे ला करके जमा करता है। नीचे इधर जमा हो गया किनारे, तो किनारे जो जमा हुआ वह जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। किनारे जो जमा होगा वो क्या कहेंगे, जलोढ़ मिट्टी कहेंगे। अब जलोढ़ मिट्टी भी 2 प्रकार की होती है। जो ये किनारे जमा हुआ इसको बांगर बोलते हैं, और जो यहाँ पर जमा होगा ये हो गया बांगर। और यहाँ से नदी ऐसे जमा करेगी और क्या होगा, खादर। ये वाला क्या होगा, खादर। अब खादर कैसा होता है, नई जलोढ़ मिट्टी। बांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी। याद रहेगा, नई जलोढ़ मिट्टी और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। नई और पुरानी जलोढ़ मिट्टियों के कारण क्या होता है, यहाँ उपज खूब होता है। और यहाँ पर जो पुरानी जलोढ़ है इसमें चावल, गन्ना, इसमें भी चावल प्लस गन्ना, सब्जी काफ़ी मात्रा में रोपे जाते हैं। और जब यह नदियाँ इन खादर और बांगर की भूमि को छोड़ के नीचे पहुँचती है तो ये कुछ बहुत ज़्यादा मिट्टी का निर्माण करने लगती है। और बहुत ज़्यादा मिट्टी का निर्माण करने के ये छोड़ देती है यहाँ पर मिट्टी, फिर यहाँ पर छोड़ दी, फिर यहाँ पर मिट्टी छोड़ दी,
और नदियाँ फैल गई, काफ़ी चौड़ी हो गई। यहाँ ये नदियाँ काफ़ी चौड़ी हो गई और मिट्टी को कुछ इस प्रकार से छोड़ दिया। जब ऐसी प्रवृत्ति आ गई तो इसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। याद रहेगा, इसे हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा। तो डेल्टा में कैसा है? सुंदरवन डेल्टा। डेल्टा कहाँ होता है? नदी का सबसे अंतिम पार्ट। बीपीएससी में कुछ इस प्रकार से पूछा है कि क्रम कौन सा सही है। बीपीएससी की प्रीवियस ईयर जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो पूछा गया है क्रम कौन सा सही है। तो जो सबसे निचला पार्ट होगा, जहाँ समुद्री भाग में नदी मिल रही है, उसे हम क्या कहेंगे? डेल्टा कहेंगे। और जो पर्वत का सबसे ऊपरी पार्ट होगा उसको क्या कहेंगे? तो उसको भाबर कहेंगे। और उसके बाद तराई, उसके बाद खादर, उसके बाद बांगर और बांगर, उसके बाद खादर और उसके बाद डेल्टा। याद रखेंगे इसको। और इस आधार पर जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है उसको फिर से हम लोग 4 वर्ग में बांटकर पढ़ते हैं। तो इतना क्रिटिकल ना बनाते हुए सिर्फ उस 4 वर्ग का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप उठा लीजिए। एक 4 वर्ग में बांटकर कैसे पढ़ते हैं? तो एक सिंधु के द्वारा निर्मित विशाल मैदान, दूसरी गंगा के द्वारा निर्मित विशाल मैदान, तीसरा ब्रह्मपुत्रा के द्वारा निर्मित विशाल मैदान और चौथा जो है राजस्थान का विशाल मैदान। तो राजस्थान के विशाल मैदान से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। याद रहेगा, राजस्थान के विशाल मैदान से क्या क्वेश्चन पूछता है देखेंगे। अच्छा, मिटा दिए इस बार, अगली बार से जल्दी नहीं मिटाएंगे, आप लोगों को टाइम देंगे कि आप पढ़ें। राजस्थान के विशाल मैदान से क्या क्वेश्चन उठते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले देखिएगा, सिंधु का मैदान का ही पार्ट है राजस्थान का मैदान। अब राजस्थान जो है वो कभी समुद्री भाग होता था और उधर सरस्वती नदी का विकास हुआ था। कौन सी नदी का? तो अगर आप इंडिया की मैप में देखेंगे, एक छोटा सा मैप फिर से मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझा सकूँ। राजस्थान के विशाल मैदान के विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। एक मैप मैं क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको फिर से दिख रहा होगा आपको। तो देखेंगे मित्रों, ये वाला एरिया देखिए, ये सिंधु है, सतलज, रावी, चिनाब, सतलज, ये रावी, झेलम, चिनाब, ये सतलज। तो इसके द्वारा लाए गए गाद और अवशेषों से इसका निर्माण हो गया। तो राजस्थान के क्षेत्र में पहले समुद्र था और समुद्र से टूटने के कारण या समुद्र के भराव के कारण इन नदियों द्वारा जो गाद और मलबा लाया गया, जिसके कारण भराव हुआ और भराव होकर के किसका निर्माण हुआ? राजस्थान के मैदान का। अब राजस्थान के मैदान में एकमात्र नदी कौन सी है, ये क्वेश्चन VBI पूछता है कि राजस्थान के मैदान में एकमात्र ऐसी नदी है लूनी। लूनी पूर्णतः बहने वाली है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे बन सकते हैं राजस्थान के मैदान से। जैसे आपको याद होगा कि राजस्थान के मैदान में बालू बहुत अधिक होता है। तो बालू बहुत अधिक होने के कारण बलुका स्तूप बनता है। बलुका स्तूप कहाँ बनता है? राजस्थान के मैदान में बनता है। अब राजस्थान का मैदान अति शुष्क हो जाता है। अति शुष्क होने के कारण वहाँ पर किस प्रकार का झील बनता है? तो खारा झील। किस प्रकार का झील बनेगा? खारा झील बनता है। और खारा झील कैसे निर्मित हुआ? क्वेश्चंस पूछ दिया गया है यूपीएससी में, बिहार PCS में। तो देखिए, जो बालू होता है, बालू का जो टीला स्तूप है, इन बालुओं को हवा बहा के ले जाएगी। बालुओं को क्या बहा के ले जाएगी? हवा बहा के ले जाएगी।
और हवा के बहाव के कारण जो बालू हट जाएगा, तो जैसे मान के चलिए यहाँ समझिएगा, मान लीजिए ये एक बालू का बहुत बड़ा टीला है, ये नीचे यहाँ तक बालू भरा हुआ है। अब धीरे धीरे हवा इसको बहा के ले गई और बहाव के कारण यह टीला कुछ इस आकृति में बन गया, इस आकृति में बना, और इसमें पानी वर्षा के कारण या किसी कारण से पानी भर गया। तो ये जो पानी भरेगा ये कैसे झील बनेगा? खारा झील। खारा झील किसको कहेंगे? जिसमें जल के आने का साधन हो, जाने का नहीं हो, मतलब वन वे हो, सिर्फ आने का रास्ता हो, जाने का नहीं हो। झील कैसा बनेगा? खारा झील। तो खारा झील उस क्षेत्र में जहाँ बालुओं को हवाओं द्वारा उठा के ले जाया जाता हो, उस क्षेत्र को पयाया बोला जाता है। उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? पयाया बोला जाता है या पलाया बोला जाता है। पलाया कैसा झील? पलाया झील बोला जाता है। पलाया झील कैसा है? बालू को अब क्वेश्चन पूछता है आपसे डायरेक्ट कि पलाया झील कैसा होता है और कौन सी पलाया झील का उदाहरण है। ये कई बार बीपीएससी में पूछा हुआ है या उत्तर प्रदेश आयोग ने भी पूछा है। तो पलाया झील याद रखेंगे, पलाया झील कैसे निर्माण होगा? हवा द्वारा बालू को उड़ा ले जाने से बनता है। अब पलाया झील का उदाहरण क्या होगा? डिडवाना झील। और एक बहुत फेमस झील है राजस्थान में, जयपुर से लगभग कुछ दूरी पर स्थित है। याद रहेगा कि डिडवाना झील, सांबर झील, ये पूछता है सांबर झील कहाँ है? जयपुर के पास है। इस प्रकार के झीलों का निर्माण जो होता है राजस्थान के मैदान में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो राजस्थान के बाद आ जाता है गंगा का मैदान। तो गंगा 3 भागों में बटी है, ऊपर की गंगा, ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निचली गंगा। ऊपरी गंगा में आपको पंजाब और हरियाणा का क्षेत्र को ले लिया जाता है। तो पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जो है काफ़ी बृहद पैमाने पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार आप। काफ़ी बृहद पैमाने पर जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है और उस क्षेत्र में मुख्य रूप से जो होता है रावी दोआब आदि चीज़ें बनती हैं। इसके बाद पीबीआई में और इसमें कुछ है नहीं, सिर्फ ये है कि गंगा के मैदान को नीचे मतलब बंगाल में। अब क्वेश्चन बनता है गंगा के मैदान को बंगाल में निर्मित, या ऐसे कह सकते हैं गंगा के मैदान को बंगाल में निर्मित छोटे छोटे टीलों के कारण द्वार के रूप में जाना जाता है। तो गंगा का जो मैदान है उसके कुछ तटबंधों आदि क्षेत्रों को क्या कहते हैं? द्वार। द्वार कहाँ बोला जाता है? VVI है ये भी, तो दार्जिलिंग या बंगाल। अगर आप बिहार PCS, बिहार दरोगा या बिहार SSC की तैयारी कर रहे हैं तो गंगा के मैदान जब बिहार में प्रवेश करता है तो जो छोटे छोटे पार्ट में छोटे छोटे जो गंगा के द्वारा लाए गए अवशेषों को जमा कर लेता है, उन क्षेत्रों को बिल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिल। बिल कहाँ बोला जाता है गंगा के मैदान को? बिहार में। बिहार में गंगा के मैदान को क्या बोला जाता है? बिल बोला जाता है। अब देखिए गंगा के मैदान तो हो गई, एक यमुना की सहायक नदी भी मैदान का निर्माण करती है और यमुना की सहायक नदियों में सबसे बृहद जो मैदान है वह स्पेशली जो है चंबल नदी का है। और चंबल नदी के द्वारा जो निर्मित मैदान है उस मैदान को उत्खनन भूमि, उत्खाद भूमि या बीहड़ भूमि के नाम से जानते हैं। और बीहड़ चंबल
के मैदान को बीहड़ भूमि या उत्खाद भूमि क्यों कहते हैं भाई? तो क्योंकि चंबल जो है ना वो ऊंचे ऊंचे टीले मतलब उबड़ खाबड़ जमीन का निर्माण कर दी है जहाँ कृषि नहीं हो पाता है। तो ऊंचे टीलों के निर्माण के कारण उस क्षेत्र को किस नाम से हम लोग जान रहे हैं बाबू? बीहड़ भूमि, उत्खाद भूमि। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज़्यादा अवनलिका बहाव या अवनलिका अपर्दन, अवनलिका झील या अवनलिका अपर्दन या अवनलिका बहाव किस नदी के द्वारा किया जाता है? तो अवनलिका क्या होता है इसको समझिए पहले। अवनलिका का मतलब होता है एक ऐसी तीव्र बहाव जिसके कारण जो है मिट्टी का जो कटान हो काफ़ी तेज हो जाए और एक पतली सी गुफा फाट बन जाए जिससे नदी का जल बहे। तो उस फाट से जब ये बहती है उस बहाव को क्या कहते हैं? अवनलिका कहते हैं। याद रहेगा यहाँ तक अवनलिका किसको कहते हैं? चलिए अब एक क्वेश्चन गुम्फित आपको बता ही चुके हैं कि ब्रह्मपुत्रा जब तेज़ी से बहाव लेकर के आती है तो उस क्षेत्र में वो कभी कभी छुप जाती है, कभी ऊंचे ऊंचे टीलों का निर्माण करती है और कभी वो दिखती ही नहीं है, इसीलिए उसे गुम्फित धाराओं के रूप में जाना जाता है। और यह गुम्फित धारा सबसे ज़्यादा असम में पाया जाता है और इसके कारण असम में एक द्वीप निर्मित हुआ है, मांजुली द्वीप। एकमात्र नदी द्वीप जो झीले के रूप में स्थित है वो कौन सा है? मांजुली नदी द्वीप है। उम्मीद है दूसरी वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी और इसके बाद हम लोगों का प्रायद्वीपीय भारत का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर प्रारंभ हो रहा है। चलिए अब पहला जो हम लोगों ने पढ़ा हिमालय और दूसरा मध्य भारत का या उत्तर भारत का विशाल मैदान, और इस विशाल मैदान के बाद का जो दूसरा यूनिट है प्रायद्वीपीय भारत। तो देखिए प्रायद्वीपीय भारत मुख्य रूप से जो है पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ विशेषताएं जाननी होंगी। प्रायद्वीपीय भारत में कुछ चीज़ें हैं जिसको हम लोगों को पढ़ने के लिए जानना होगा। तो प्रायद्वीपीय भारत को हम लोग कितने खंड में बांट सकते हैं? तो मुख्य रूप से 4 या 5 खंड में हम लोग बांट सकते हैं। कौन सा? सबसे पहले अरावली के पर्वतों का विस्तार हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, फिर हम लोग पढ़ेंगे पूर्वी घाट। इसके बाद मालवा एक क्षेत्र है, स्पेशली विंध्याचल पर्वत या सतपुड़ा की पहाड़ी आप लोग कह सकते हैं, विंध्य और सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा। तो ये हम लोगों को स्पेशली पढ़ना है। कितने हो गए? तो अरावली, विंध्य, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। अब मैं इंडिया का फिर से एक मैप बना करके आप लोगों को इसकी चर्चा करता हूँ और अब मैं कहाँ से प्रारंभ कर लूँगा, कहाँ से हम लोग पढ़ेंगे? अरावली के मैदान से पढ़ेंगे, हम लोगों को मुख्य रूप से पढ़ना है। तो देखिए हम लोग अध्ययन के लिए चलते हैं अरावली के मैदान की ओर कि कहाँ से कैसे शुरू होता है और इसकी सेशन कैसे बढ़ती है। तो फिर से इंडिया एक छोटे स्तर पे बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये पूरी कहानी जो है ये मैप पर ही डिपेंडेबल है। और छोटा करता हूँ ताकि आपको आसानी से दिख सके। ये अगर क्लियर हो तो हटा देता हूँ इसको। कुछ चीज़ें जो यहाँ क्लियर करूँगा वो प्रतियोगी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी अच्छे से उसको अध्ययन करना होगा आपको। क्या है भाई? तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक पर्वतों का एक एक टॉपिक बताऊंगा कि कहाँ है, कैसे है, उसका स्थिति क्या है, ताकि आपको याद रहे और फ्यूचर में इससे क्वेश्चन आए तो छूटे ना। तो उत्तर भारत का तो मैदान आप लोगों को पढ़ ही लिए होंगे, इसलिए उत्तर भारत पे उतना फोकस हम लोगों को नहीं करना है।
दिख रहा है? दिख रहा होगा, नीचे दिख रहा है। चलिए और छोटा कर देता हूँ उत्तर को, ताकि आपको दक्षिणी दिखे सिर्फ, ताकि आसानी से समझ सके, क्योंकि हमको उत्तर अब पढ़ना नहीं है, हमें अब चलना है दक्षिण की ओर। चलिए, तो दक्षिण की ओर चलना है तो ध्यान से समझेंगे दक्षिण की ओर क्या पढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं ऐसे, इस पार्ट से दिख रहा होगा यहाँ तक। अब तो आपको दिख रहा होगा अच्छे से। देखिए, मुख्य रूप से हम लोगों को पढ़ना है यहाँ, ये वाला पार्ट है अरावली। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। अरावली के जस्ट नीचे जब जाएंगे तो आपको ये एक पार्ट मिलेगी, लंबी सी है, ये मिलेगी आपको बिंद, और बिंद के जस्ट नीचे आपको सतपुड़ा की पहाड़ी मिलेगी। सतपुड़ा की पहाड़ी में 3 है, महादेव, मैकाल और सतपुड़ा। ये सतपुड़ा है, ये है महादेव और ये है मैकाल। तो पहले आपको अरावली, फिर बिंद, फिर सतपुड़ा, और जहाँ से अरावली की इंड होती है वहीं से शुरू हो जाता है ये पूरा का पूरा पार्ट। ये पूरा पश्चिमी घाट, और यहाँ थोड़ी चौड़ी बनेगी पश्चिमी घाट, और यहाँ से ऐसे आएगा, कटा कटा रहेगा, ये कटा फटा रहेगा ये पूर्वी घाट। ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक, मतलब कहाँ से? गुजरात, ये पश्चिमी घाट है, और ये यहाँ से यहाँ तक, पूरा यहाँ से यहाँ तक मान के चलिए ये पूर्वी घाट है। याद रहेगा, ये पूर्वी घाट है। देखिए, पश्चिमी घाट को है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में कैसे बांटा गया है, इसको लेकर के भी अध्ययन हम लोग करेंगे। 1, 2, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, यहाँ से यहाँ 3, ये नंबर 1, नंबर 2, और ये पूरा का पूरा यहाँ तक रही ले। नंबर 1, थोड़ा सा साफ करता हूँ, फिर आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, ये सतपुड़ा के बाद ये पूरा का पूरा पश्चिमी घाट का एरिया है, और पश्चिमी घाट को हम लोग कितने भागों में बांट सकते हैं? तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा, इसकी अभी मैं चर्चा भी कर देता हूँ। ये आपका रहा, यहाँ से शुरू होगा यहाँ तक। अब पश्चिमी घाट यहाँ शुरू होगा, गुजरात से प्रारंभ होकर गोवा, और गोवा से कर्नाटक, और कर्नाटक से आगे कहाँ तक? तमिलनाडु। कर्नाटक यहाँ तक, और ये तमिलनाडु। तो पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांटा गया है, कोंकण, कन्नड़, कोरोमंडल। याद रहेगा, पश्चिमी घाट 3 भागों में बांटा गया है। मालाबार 3 भागों में बांटा गया, कर्नाटक से तमिलनाडु तक, कन्नड़, और पे गलती हो गया है कोरोमंडल, उसको सुधार लीजिएगा। याद रहेगा। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं, इसको कहते हैं नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी।
पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को कौन सा कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। याद रहेगा, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? नीलगिरी पहाड़ी। अब देखिए, नीलगिरी पहाड़ी में एक चोटी है, दोदा बेटा। दोदा बेटा, दोदा बेटा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी पहाड़ी। और नीलगिरी पहाड़ी में एक चोटी है, दोदा बेटा। यह नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, या पश्चिमी घाट में स्थित सबसे ऊंची चोटी भी इसको कह सकते हैं। जबकि पश्चिमी घाट न कहकर क्वेश्चन पूछ देता है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी। क्या क्वेश्चन पूछता है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? याद रहेगा ना। तो प्रायद्वीपीय अगर पूछ देता है तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। अगर सिर्फ और सिर्फ पश्चिमी घाट पूछता है तब तो ठीक है, दोदा बेटा। कभी कभी पूछता है दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? अगर ये पूछ देता है तो 2637 मीटर इसकी ऊंचाई है। लेकिन जस्ट दोदा बेटा के जस्ट नीचे अन्नामलाई एक पर्वत पड़ता है, और अन्नामलाई के पर्वत में, मतलब कहें तो यहाँ ये वाले पार्ट में अन्नामलाई एक पर्वत पड़ता है, और अन्नामलाई के अंतर्गत एक सबसे ऊंची चोटी जो पूरी की पूरी दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, उस ऊंची चोटी में की स्थिति जो है अनाईमुड़ी के नाम से जाना जाता है। तो अन्नामलाई पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई पहाड़ी, अभी ये आगे हम पढ़ाएंगे भी। अन्नामलाई पहाड़ी की चोटी है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी यह दक्षिणी भारत की सबसे, कहाँ की? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। बहुत कंफ्यूज करता है। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा क्योंकि उसी के ज्वाइंट पर है। लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, या दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, या अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। तो ये 3 क्वेश्चन इससे बनेंगे। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी। तो अब क्वेश्चन पूछता है कि भाई अन्नाईमुड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो बस देखिए, इसका 2637 है और अन्नाईमुड़ी का ऊंचाई जो है 2697 है। 37 है और वह 97 है। क्लियर रहेगा मित्रों यहाँ तक दोस्तों? अब देखिए, कई पहाड़ियाँ हैं इधर। अभी जब हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट तो यहाँ पापा जोना करके पढ़ते हैं। इसमें पालनी की पहाड़ियाँ हैं, जेवराई की पहाड़ियाँ हैं, है ना, पालकोड्डा की पहाड़ियाँ हैं, नालकोड्डा की पहाड़ियाँ हैं, और इधर भी बहुत सारी पहाड़ियाँ हैं जैसे कलसुई बाई, है ना, महेंद्रगिरी। तो ऐसे कई क्वेश्चंस बनते हैं आपसे। तो कोंकण, कन्नड़, कोरोमंडल, इधर भी 3 पार्ट है पूर्वी घाट का। अब यहाँ पर नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा, याद रहेगा नीलगिरी। इसको ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ स्टार। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। दोदा बेटा। नीलगिरी भी क्यों है? क्योंकि यह जोड़ता है, किसको किसको जोड़ता है? इधर से कौन सा घाट? ऊपर नहीं दिख रहा होगा आपको ना। नीलगिरी पश्चिमी प्लस पूर्वी क्या करता है? घाट को जोड़ता है। तो नीलगिरी किसको किसको जोड़ता है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को जोड़ता है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है। दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है? 2637। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी किस पर्वत का भाग है? अन्नामलाई पहाड़ी की। अन्नामलाई पहाड़ी कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है।
अन्नामलाई पहाड़ी किसके नीचे पाई जाती है? नीलगिरी के नीचे पाई जाती है। अब देखिए, पूर्वी घाट को भी 3 भागों में बांटा गया है। पूर्वी घाट को भी 3 भागों में मुख्य रूप से बांटा जा सकता है। तो देखिए, जब पश्चिमी घाट को हम लोग पढ़ेंगे तो पश्चिमी घाट को 3 भागों में बांट के हम लोग पढ़ेंगे, कोंकण तट, कन्नल तट और मालाबार तट। कोंकण तट के अंतर्गत मुंबई से गोवा, कहते हैं ना कि तेरे से मिलने को मैं मुंबई से गोवा आया, पर तेरे डैड ने मुझको रेड सिग्नल दिखलाया। तो मुंबई टू गोवा कौन सा? कोंकण। और यह काफ़ी फेमस है। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में अगर आप सीटेट का परीक्षा दे रहे हैं या आप एसएससी के प्रतियोगी परीक्षा में हैं, तो मुंबई टू गोवा जाने के क्रम में आपको बहुत सारे छोटे छोटे जो नाले या छोटे छोटे झील या बहुत सारे आपको छोटे छोटे पुल को पार करके जाना होगा। इस पश्चिमी घाट में पुलों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 1900 के आसपास। तो जब आप कोंकण तट को पार करेंगे, यहाँ कोंकण रेलवे काफ़ी फेमस है और यहाँ पर स्पेशल टॉय ट्रेन चलाई जाती है जिसमें आप बैठ के काफ़ी मज़ा ले सकते हैं, काफ़ी धीरे धीरे चलती है। और प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा, कलसुई बाई, महेंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, देव राजसीकर के कई छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं और ऊंचाई से काफ़ी आपको झरने दिखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी घूमने लायक होता है कोंकण। जब कोंकण पार करेंगे तो कन्नड़ पहुँचेंगे, गोवा से लेकर मंगलोर तक। तो गोवा से मंगलोर तक के बीच के तट को कन्नड़ तट कहते हैं। कन्नड़ भाषा कर्नाटक में बोला जाता है, इसीलिए यह तट कन्नड़ तट के नाम से जाना जाता है। और जब कर्नाटक को पार कर जाएंगे, मालाबार तट आ जाता है। और VVI मालाबार तट किस दिशा में पड़ता है? एसएससी वालों से तो ऐसे ही पूछ लेता है बच्चों की तरह। तो मालाबार तट कहाँ से कहाँ तक है? मंगलोर से चेन्नई तक है। किस राज्य में? कर्नाटक प्लस तमिलनाडु। किस क्षेत्र में? पश्चिमी घाट में है। मालाबार तट किस सागर में पड़ता है या किस सागर का पश्चिमी तट है? तो मालाबार तट पश्चिमी में पड़ता है, लेकिन सागर अगर पूछ लिया तब आपसे तो क्या कहेंगे? अरब सागर। क्या कहेंगे? अरब सागर। याद रहेगा। जैसे ही आप पूर्वी घाट में पहुंचेंगे तो पूर्वी घाट के 3 भाग, कोरोमंडल, पूर्वी सरकार और उत्कल सरकार। कोरोमंडल का प्रारंभ कहाँ से होता है? जहाँ से मालाबार समाप्त होता है उसके बाद से जस्ट कौन सा तट प्रारंभ होता है? तो उसके बाद से कोरोमंडल तट का प्रारंभ होता है। और यह कोरोमंडल तट तमिलनाडु से प्रारंभ होकर आंध्र प्रदेश तक जाता है। और कोरोमंडल तट के बाद आता है उत्कल सरकार। यह मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश से प्रारंभ होकर उड़ीसा तक जाता है। और उत्कल सरकार के बाद पूर्वी सरकार उड़ीसा से लेकर के बंगाल तक के एरिया को पूर्वी सरकार के नाम से जानते हैं। याद रहेगा? यहाँ तक क्लियर होगा? यहाँ तक। अब हमारी जो अगली वीडियो होगी वह मुख्य रूप से 3 क्षेत्र पर आधारित होगी। कौन कौन सी 3 क्षेत्र? याद करके रखिएगा। अरावली, बिंद, मैकाल, महादेव और सतपुड़ा। मतलब मैं अगली वीडियो में इतना कवरअप करूँगा, ये वाला पार्ट कवर कर जाऊँगा और बाकी जो वीडियो है उसके बाद मैं नीचे का पार्ट कवरअप करूँगा। तो कल जो अगली वीडियो आएगी वो आपके लिए और भी महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि जब अरावली पढ़ेंगे तो अरावली के आसपास से निकलने वाली नदियाँ, अरावली की व्याख्या, अरावली की ऊंची चोटी, सारी चीज़ों को लेकर के पढ़ेंगे। जैसे आप पढ़ते होंगे कि अरावली विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत में गिना जाता है। और यह कौन सा पर्वत है? तो बलित पर्वत है ना। अरावली में एक फेमस जगह है, राजस्थान का शिमला कहते हैं। मैं ये क्वेश्चंस आपको देता हूँ कि किस स्थान को राजस्थान का शिमला कहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और उम्मीद होगी कि आज का ये वीडियो और भी इंटरेस्टिंग होगा और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई जाए। इसके लिए आपको हम लोगों को प्रोत्साहित करना होगा, हमारे वीडियो को शेयर करना होगा, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और मैं यूट्यूब पर भी लाइव आ सकूँ। ऐसे तो मैं अपने ऐप पर लाइव आ रहा हूँ, लेकिन यूट्यूब पर भी मैं लाइव आऊँ और आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा दूँ और एक साइंस का सीरीज भी प्रारंभ करूँ।
तो जैसे ही आप शेयर करेंगे ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, मुझे भी प्रोत्साहन मिलेगा और तब जा कर के मैं साइंस का भी सीरीज़ लेकर के आना प्रारंभ कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो आप व्हाट्सएप नंबर दिया होगा, व्हाट्सएप पर मैसेज करें या कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ताकि हम आपकी समस्याओं को समाधान कर सकें और भी बेहतर वीडियो बना सकें। सीटेट की सीरीज भी प्रारंभ हो गई है और पेडागोगी में एक स्पेशल चैप्टर आता है जो सीटेट के प्रतियोगी परीक्षा में 5 नंबर के लेकर के आता है। उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, आगे के वीडियो में डालेंगे। समावेशी शिक्षा के नाम से विशेष वीडियो आपका आएगा, उसे आप लोग देखें और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। मित्रों धन्यवाद, आज के लिए इतना ही और आपका दिन शुभ हो और आप और भी बेहतर करें, अपने लक्ष्य को तय करें, अपने लक्ष्य की तैयारी में जी जान लगा दें, क्योंकि आने वाला समय आपके लिए और महत्वपूर्ण बनने वाला है। और मित्रों बस यही कहूँगा कि हर जीत पाने के लिए सुख चैन को भुलाना पड़ता है, मिलती नहीं है मंजिलें इतनी आसानी से, पसीने को बहाना पड़ता है। अक्सर ही गमों में टूट जाते हैं वो लोग जो सोए हुए सपनों को ख्वाबों में सजाया करते हैं। मंजिलें मिलती हैं उन्हीं जिद्दी और पागलों को जो सपनों के लिए कई रातों को पसीनों से सजाया करते हैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत।